कोई हथियार नहीं उठाना है, अपने सोच को सही कर लेना है। इसलिए मैंने कहा 5 साल में एक दिन की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित जो भी हैं रहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन 5 साल में आपसे कहता हूं, उस दिन सनातनी होकर वोट दीजिएगा, बस। बाकी चलता रहेगा। और ठेकेदारों से सावधान रहिएगा। इसलिए इस संसदीय व्यवस्था के अंदर 370 पास कराने के लिए राज्यसभा में इस सरकार का बहुमत नहीं था। उनको मालूम था कि हमको सड़क बनाने के लिए देश ने 303 नहीं दिए हैं। सड़कें तो पहले भी बन रही थी, और सड़कें बनने से कुछ फर्क नहीं। जो भी राष्ट्र होते हैं वहां सड़कें, बिजली, पानी की समस्या होती रहती है। यह रूटीन मैटर है। यह दुनिया का सबसे पुराना ऐसा खोखला समाज हो चुका था कि जो प्यास की कीमत पर सरकार बदल देता है। आपके जीवन में प्याज और पेट्रोल से आगे दुनिया बढ़ी नहीं। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, पंचर जोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकारें इस पर बुनियाद पे नहीं बदली। उन्होंने इस बुनियाद पे बदली, हमारा एजेंडा कौन लागू करेगा, लिहाजा इसके अलावा कोई भी खड़ा हो जाए हम उसको ताकत दे देंगे, क्योंकि वो हमारा एजेंडा लागू करेगा। इसलिए धारा 370 हटी नहीं 70 साल तक। लोग खुल के कहते थे कि नहीं हटा सकता, और उनकी बात में तथ्य था। तो 2 काम जो बड़े हुए उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो शायद आप रोज रोज नई नई मांगें, जिन्हें आप मांग समझ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। इसलिए उससे बड़ा काम कर दीजिए, कई मांगे एक ही बार में ठीक हो जाएंगी। धारा 370 के बारे में पूरी दुनिया चकित थी। इसलिए मैंने बताया कि जब हो गई तो पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया क्यों हुई, क्योंकि जिन्हें आप पंचर पुत्र कहते हैं वो पूरी दुनिया में यही काम कर रहे हैं। वो दुनिया को अपना एजेंडा बताते हैं। लेकिन धारा 370 हटने वाले दिन दुनिया में किसी को नहीं पता था आज क्या होने वाला है, क्योंकि इनके अपने साथी जो 2014 से पहले हैं उसमें बहुत सारे भेड़िए हैं, कुछ पार्टियों के दलाल हैं। वो कैसे इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बना, मेरी जाति का प्रधानमंत्री नहीं बना, इसलिए कुछ हो ना हो इसको कमजोर करो, क्योंकि वो खुद बन नहीं सकते। उन सब लोगों को नहीं बताया उसने। पार्लियामेंट में आया दूसरा वाला, तब भी किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। जब बिल रखा तो ज्यादातर हिंदुओं की प्रतिक्रिया थी, हम बहुत जल्दी में है ना, हम चाहते हैं एक ही दिन में आज ही सब कुछ हो जाए और हम चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे, हमको कोई लेना देना नहीं है। बाहर से कोई आए उसे सेना डील करे, अंदर के आतंकवादियों को पुलिस डील करे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे पड़ोस में रोहिंग्या आके बस जाएगा, हम उसे बताएंगे भी नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इससे संबंध खराब हो जाए। जब उसने बिल पेश किया तो बहुत सारे नहीं, ज्यादातर हिंदुओं की प्रतिक्रिया क्या थी, ये गुजराती बेवकूफ बना रहा है, ये बिल पास हो नहीं सकता राज्यसभा में, बिल गिर जाएगा और कहेंगे कि देखिए साहब हमें बहुमत दीजिए 2024 में। इतना ना समझ आदमी समझाता उसे आपने। उसने बिल रखा और बिल पे बहस हुई और थोड़ी देर के बाद बिल पास हो गया, बहुमत से पास हो गया। वो जो बैठे हुए थे, जो आलू डाल करके सोना निकाल रहे थे, उन्होंने कहा हमारे वर्कर कहां गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने पीछे देखा, सारे वर्कर गायब हैं। 15 दिन के बाद पता चला संसदीय प्रणाली में संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो कार्य पिछले 70 साल से हो रहे थे उन्हीं का उसने इस्तेमाल किया। 2 महीने पहले बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनके अलग अलग गठन होता रहता है समय समय पर, वो बाहर जाते रहते हैं। कभी कोई किसी की म्युनिसिपैलिटी को देखने जाता है, कभी कोई
इजराइल जाता है, ड्रिप खेती कैसे होती है। आपके आदमी ने 2 महीने पहले 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा कि आप नॉर्वे जाइए और वहां की पानी की व्यवस्था देख के आइए। उसमें से किसी ने पूछा कि इसमें रूलिंग पार्टी के लोग कम भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विश्वास। जो जा रहे थे उन्हें पता नहीं था, और आप जब बहादुर को भेजते हैं उसकी भाषा क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो वो इतना समझदार आपने दूसरा भेजा कि उसने उनसे कहा कि आप जाइए वहां की व्यवस्था देख के आइए, लौट के आइए, फिर भारत में से इंप्लीमेंट कीजिए। इतना समझदार था, उसे मालूम था कि कहीं 19-20 भी गलती हो जाए, तो उसने उस दिन बिल पेश किया जिस दिन नॉर्वे से लौटने की फ्लाइट ही नहीं थी। पूरी दुनिया ने पूछा यह बिल ऐसे भी पास होता है? उसने कहा परंपराओं का पूरा ध्यान रखा है, इसमें कोई गलत काम नहीं उसने किया। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हंसिए, खुश होइए, लेकिन बहुत जल्दी मत करिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काम करने से विदेशी मीडिया आपके बारे में क्या सोचता है ये आपको नहीं पता। आप लोकल हिंदी अखबार पढ़ लेते हैं और उस अखबार से आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का ध्यान रख लेते हैं। जो अखबार इलेक्शन के ज़माने में पैकेज लेके घूमते हैं, अखबार के मालिक पत्रकारों को पैकेज देते हैं कि इस वक्त इलेक्शन का दौर है, कमाई का दौर है, तो ऐसे ऐसे भी मैंने अखबार देखे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 प्रतिद्वंदियों के बारे में छप रहा है, पहले पेज पे पहला वाला जीत रहा है और आखिरी वाले पेज पे दूसरा वाला जीत रहा है, क्योंकि पैकेज पे चल रहा है। लेकिन दुनिया आपके लोकल अखबार नहीं पढ़ती। इसी तरीके से राम मंदिर का फैसला, इस घुमाने में समय लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा समाज वोट देने के बाद सड़कों पे नहीं निकलेगा, इसलिए कि आपने वोट दे दिया, आपने कहा बस अब हमारा कोई काम नहीं है। नहीं, निकलिए, बार बार बताइए अगर आप अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए सच में कुछ चाहते हैं तो। एक बार वोट देने से नहीं होगा। वो जानता था कि बनारस के अंदर यह स्थिति है, मुझसे पहले उसको पता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। उसमें जितना भी पैसा लगा, जो भी कुछ वहां हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में। इसलिए हमारे एक साथी जिनका नाम जे साईं दीपक है, उन युवाओं से कहना चाहता हूं जो यहां बैठे हों, आप अपने बच्चों से उस आदमी का नाम बताइएगा। खड़गपुर यूनिवर्सिटी का टॉपर, एक अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला, बेहतरीन कैरियर, हम जैसे पागलों के चक्कर में पड़ के उसने सब कुछ छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में न कोई संगठन, न हिंदुओं के ठेकेदार कभी गए 100 साल में, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं था। लेकिन एक शख्स जय साईं दीपक, जिनकी लेटेस्ट किताब आई है, इतनी अच्छी किताब लिखी है, इतनी तथ्यों पे लिखी है कि आप पढ़ेंगे तो आपको हजारों चीजों का हल मिलेगा उसमें। किताब का नाम है इंडिया दैट इज भारत। जे साईं दीपक साहब ने खड़गपुर यूनिवर्सिटी से टॉप करने के बाद टॉप का कैरियर नहीं चुना, सब कुछ से इस्तीफा दे करके सुप्रीम कोर्ट में भारत के हजारों मंदिरों के ऊपर जो सरकार पैसा लेती है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपया। बड़े बड़े लोगों से पूछ लिए, हिंदुओं के ठेकेदारों से, कि तुम्हारे पास कोई इसका डाटा है कि कितने मंदिर हैं हमारे जो सरकार के नियंत्रण में हैं, कितने मंदिर हैं, किस पे कितना चढ़ावा आता है जो सरकार लेती है। इसलिए कि हम सुनी सुनाई बातों में हमें मजा आता है, तथ्यों पे बात करें तो आज का युवा आपसे सवाल नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि ये बात अच्छी लगे बुरी लगे लेकिन सत्य होनी चाहिए। अभी अभी साहू परिवार के लोग तिरुपति गए थे, दर्शन हजारों लोग करने जाते हैं, वो भी गए थे, मैं नहीं जा पाया।
या मैंने जानने की कोशिश नहीं किया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आजकल तो मैं जहां चाहता हूं मान लेता हूं यही तीर्थ है।